Hello friends, we are live now. This is Mahendra प्रजापति. वेलकम टू पीजीआई रामपुरा. तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं साइंस फॉर यूपीटेट एंड सीटेट. तो इसमें हमारा जो टॉपिक नेम चल रहा है वह हमारा है क्या, मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो ये जो मेटल एंड नॉन मेटल्स है इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसमें ये शायद हमारा तीसरा लेक्चर होगा. तो आइएगा हम लोग बात करते हैं. इस तीसरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे पास, उनकी बातचीत की जाएगी और थोड़ा कुछ आपका कंटेंट रह गया तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो आप सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ दिस. जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लोग आकर के जुड़ जाएं हमारे साथ और इसके साथ फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि लास्ट टाइम क्लास ले रहे थे, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाने की वजह से आपका लेक्चर थोड़ा सा रह गया था. तो उसी थोड़े से लेक्चर का सबसे पहले आपको कंटेंट दे दिया जाएगा और इसके आफ्टर में आपको फिर हम आगे की ओर ले चलते हैं. थोड़ा सा कंटेंट हम लोगों का बचा हुआ है और आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल से. आ जाइएगा जल्दी से सभी लोग, एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा सेशन को सभी, जिससे कि और लोग भी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ जाएं. चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. और तो जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग देखे हुए थे कि बात क्वेश्चन सॉल्यूशन which is used to restore the lost sign of gold ornament. मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो गोल्ड है, गोल्ड की जो चमक आपकी कैसी हो जाती है, फीकी पड़ जाती है. उस चमक को फीकी ना पड़े, उसको दोबारा वापस चमक लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं. तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा. उस विलयन का नाम बताओ जिससे सोने की आभूषण की चमक वापस आ जाती है. तो बताइएगा आप क्या करते हो कि आपके पास जो ज्वेलरी होती है सोने की, यदि आपकी चमक फीकी पड़ जाती है तो आप किसी एक ज्वेलर्स के पास जाते हो, सुनार के पास जाते हो और उससे कहते हो. तो वह क्या करता है, एक केमिकल होता है उसमें, उसको डुबो करके धुल देता है. तो धुलने पर आपने देखा होगा कि जो भी आपकी चमक थी, सोने की गोल्ड की जो चमक थी, वह वापस पुनः आ जाती है. तो जब वह वापस पुनः आ जाती है तो ऐसी स्थिति में वह किस विलयन में डुबोता है, यह आपको नाम देना है. यही बात आपको बताना है कि वह किस में डुबोता है. जल्दी से बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा. चलिए तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं. इसके लिए वह यूज करते हैं एक्वारेजिया का. किसका यूज करते हैं? एक्वारेजिया, जिसे हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? अम्लराज. अगर पूछा जाता है कि अम्लराज बनता कैसे है, तो इसमें कंसंट्रेटेड HNO3, शांद्र HNO3 का विलयन डाला जाता है और इसी प्रकार से आपका 3 मोल HCl के डाले जाते हैं. किसके डाले जाते हैं? 3 मोल सांद्र HCl के डाले जाते हैं. तो यहाँ आपसे अनुपात भी पूछ सकता है. तो सांद्र HNO3 का 1 मोल और इसका सांद्र HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का जो आपका रेशियो लिया जाता है वह 1:3 रेशियो लिया जाता है. ओके संतोष प्रजापति, जय हिंद बेटा. तो यहाँ जो आपका सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का एक जो मिश्रण है, इसी को हम लोग अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं. क्या कहते हैं? अम्लराज या एक्वारेजिया. तो यहां से ही ये जो हमारे पास प्राप्त होता है, जो केमिकल प्राप्त होता है हमें, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को हम लोग नाम देते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया नाम दिया जाता है. और इस अम्लराज या एक्वारेजिया में क्या होता है, 3 भाग आपके HCl का रहता है और 1 भाग किसका रहता है? सांद्र HNO3 का रहता है. ठीक है. तो इसी को हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉयल वाटर कहते हैं, जिससे हम लोग शाही पानी भी कह सकते हैं. शाही पानी. देखिए इस नाम से तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे कि अम्लराज, याद रखें सभी लोग, अम्लराज के नाम से तो इसको हम जानेंगे ही, बट एक नाम और आप याद रखें कि इसको हम लोग रॉयल वाटर या शाही पानी भी कहते हैं. रॉयल वाटर या शाही पानी भी कहते हैं. अब बात करते हैं कि इसका उपयोग हम लोग करते कहाँ हैं, रॉयल वाटर या शाही पानी का. तो इसका बेसिकली मैं आपको उपयोग बता दूं. जैसे कि गोल्ड हो गया, AU सोना जो हो गया आपका, औरस, इसकी चमक को वापस लाने में. चांदी जो होती है आपके पास, चांदी जिसे हम लोग सिल्वर के नाम से जानते हैं, इसी के साथ साथ आपका प्लेटिनम होता है. तो इन सभी धातुओं की चमक को वापस लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं?
हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो है हमारा रॉयल वाटर यानी कि अम्लराज या एक्वारेजिया होता है। तो ये कुछ थोड़ा सा कंटेंट हम लोगों का रह गया था लास्ट टाइम पर, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाने की वजह से आपका ये नहीं हो पाई थी क्लास, वहीं पर इसको कट करना पड़ा था। ठीक है, तो इतना सभी लोग समझ गए। यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग एक बार ऑल इज वेल का कमेंट कर दीजिएगा। आपके पास वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी इज बढ़िया, बोलिएगा। सारी क्वालिटी आपके पास बढ़िया आ रही है? एक बार जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो फिर चलिएगा, आज का ये हमारा जो कंटेंट था वो तो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से निकाले गए क्वेश्चन हैं। चलिएगा, आइएगा हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट साइंस फॉर सीटेट एंड यूपीटेट, और ये जो क्लास है, क्लास नंबर 8 है हमारी, किसकी है? साइंस की। तो इससे पहले हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या किसी का कोई लेक्चर छूट गया है, तो आप एक काम करिएगा, उस लेक्चर को आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी लोग कंप्लीट कर लें उसको, ठीक है? ओके, तो इस बात को आप सभी लोग समझें कि सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, लाइक और शेयर कमेंट सेक्शन में, और ये बेल आइकन को जरूर दबा लेना है यदि आपको ये क्लास पसंद आती है। और पीजीआई रामपुरा का हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी लोग क्या, इस बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। और ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि जो टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल अपना जो है वह पीजीआई रामपुरा के नाम से आपको देखने को मिलेगा, और जितनी पीडीएफ हैं वह सभी पीडीएफ आपको पीजीआई रामपुरा पर सेंड कर दी जाएगी। आज जो आपको कंटेंट कराया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे अभी, तो वह आपको कहाँ मिल जाएंगे? पीजीआई रामपुरा पर, या फेसबुक पेज जो है वह पीजीआई रामपुरा पर आपको मिल जाएगा। और जो इंस्टाग्राम अपना चैनल है, तो इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर मिलेगा, महेंद्र प्रजापति 27 पर, ठीक है? चलिए आइए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इज, धातु वे तत्व हैं जिनमें, आपको बताया गया था कि धातुएं हमारे पास वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। आपको क्या बताया गया था कि मेटल्स जितने भी होते हैं वह क्या करते हैं, यदि एन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर अपने पास कितने प्लस एन चार्ज क्या कर लेते हैं, प्लस एन चार्ज लाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं कि यह धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। यस, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। रिलायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति होती है, तो यह तो अधातुओं में होती है। किसमें होती है? अधातुओं में। अधातु करते क्या है? अधातु आपका बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वह क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, अर्थात जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या होते हैं? अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने का गुण होता है। यस, बिल्कुल बात सही है, धातु वे तत्व होते हैं। नहीं, ये तो गलत है। हथौड़े से पीटने पर इनको एक सीट के रूप में, किसके रूप में? सीट के रूप में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। सॉरी, वो सभी क्या होते हैं? आपके अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो सभी आपको अधातु के पॉइंट्स दिए गए थे, इसीलिए हमने आपको पहले पढ़ा रखा था धातुओं के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, तो वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखी थी। तो ये कुछ 3 जो प्रॉपर्टी दी गई है, यह आपकी जो प्रॉपर्टी दी गई थी यह किसकी थी? नॉन मेटल्स की थी। तो यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह मेटल्स के बारे में पूछा गया था, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो देखिए, जितनी भी धातु होती है उनमें विद्युत चालकता पाई जाती है। आपको बताया गया था कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ध्वनिकता, यस, इनमें सोनोरस भी बताया गया था आपको कि इनमें धात्विक
सॉरी, इनमें ध्वनि आती है। अगर आप इनको हथौड़े से पीटें या किसी भी जगह पर आप इनको पटक दें तो इनमें क्या आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। चमकहीनता नहीं, इसमें बिल्कुल चमक होती है, धातुओं में तो चमक पाई जाती है। आपको बताया गया था कि धातुएं हमारी कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, नहीं होता है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका इस करेक्ट हो जाएगा। तन्यता का गुण, यस, भरपूर पाया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसमें, मेटल्स में बहुत सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, एयू सोना का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा कैसा होता है। तो जो सोना होता है इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा वह है अधिक हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा होगा, थर्ड, वो सॉरी सेकंड आंसर होगा। तो जो गोल्ड है उसका जो घनत्व होता है वह मैग्नीशियम की अपेक्षा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, बेरिलियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। इन इन ऑक्साइडों की प्रकृति होती है। देखिए आपको बताया गया था कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होंगे अगर उनको हम किसके साथ डाल दें, ऑक्सीजन के साथ डाल दें, तो वह मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। और जितने भी धातु के ऑक्साइड बनेंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनकी सभी की प्रकृति आपको कैसी बताई गई थी, अम्लीय प्रकृति बताई गई थी, क्षारीय प्रकृति बताई गई थी, कैसी, सॉरी, क्षारीय प्रकृति। तो ये जितने भी आपके पास धातु के ऑक्साइड होंगे वह सभी आपके कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। लेकिन आपको बताया गया था कि एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है और बेरिलियम है। तो ये जितने भी आपके पास ये हैं, इनके अगर आप ऑक्साइड बनाएं तो यह आपको हमने एक्सेप्शन में लिखाया हुआ था, इनकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। तो यह आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा एक मिनट यहाँ में थोड़ा एक चीज में कंफ्यूजन हूँ कि अभी मैंने आपको जो एक चीज बताई हुई है वह आपको क्या बताया हुआ है। यहाँ जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं यह आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति को होते हैं, सॉरी, ये यहाँ आप सभी लोग एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, इसको आप सभी लोग एक बार करेक्ट कर लेंगे। यह आपके कैसे होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे क्या होंगे, अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वह कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। सॉरी गाइस, यहाँ कैसे होंगे, ये अम्लीय प्रकृति के होंगे। और ये जो अम्लीय प्रकृति के होंगे तो यह क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को कैसा करेंगे, लाल करेंगे। नीला जो लिटमस पेपर होगा वह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ ये समझा गया जैसे कि थोड़ा जस्ट ह्यूमन एरर, ये समझ गए कि आपका जो भी है वह मेटल्स के बारे में पढ़ा रहा हूं तो इस वजह से थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से देर तक अपक्रिया करके परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। देखिए आयरन है आपका, आयरन को अगर आप ऑक्साइड के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ डला रहने दें, क्या कह रहा है, कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से, आयरन की जलवाष्प से जो अपक्रिया करेगा वह आपका क्या बनाएगा। तो आयरन की हम लोग जलवाष्प को लेते हैं तो इसके साथ आपका वाटर भी डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा, वाटर भी डाला जाएगा। तो आयरन है आपके पास, क्या है, आयरन है। और इस आयरन के साथ आपका क्या डाला जाएगा, जल को डाला जाएगा। तो यह देखिएगा आपका बनाएगा FeOH का होल थ्राइस, क्या बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस। और जो यहाँ से गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बट ऐसा तो कोई आपको ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो जब आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो देखिए मैं आपको बताते चलूं कि इस पर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। तो प्रोटेक्टिव लेयर जो आती है वह आपकी किसकी आती है, Fe3O4 की आती है। तो यह क्या बनाएगा फिर आपका Fe3O4 बनाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अपक्रिया नहीं करती है।
तो देखिए आपका एक ठंडा जल है और कैसा जल है, गर्म जल। तो यह आपकी जो आयरन धातु है, यह जो आयरन धातु है, आयरन धातु आपकी गर्म व ठंडे जल से अपक्रिया नहीं कर पाती है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में यदि रखा हुआ जल है तो वह उससे अपक्रिया करके आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। जबकि ये तीनों धातुएं आपकी गर्म व ठंडे जल से तो अपक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी आपके पास अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, वो सभी मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। बट सभी मिनरल्स आपके ओर्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो सकती है जबकि कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा कम हो सकती है। यस, बिल्कुल राइट है। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है आपके। तो इसमें से देख लीजिएगा ए एंड बी, अर्थात आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइएगा आगे की ओर और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है जिसमें कॉपर घटक तत्व के रूप में नहीं होता है? तो जो कॉपर तत्व ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु है जिसमें कॉपर नहीं पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में पाया जाता है, मैग्नीशियम और एल्निको जो होता है आपका, इसमें नहीं पाया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन आपके कौन से हो जाएंगे? बी एंड सी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी है आपका, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, तो बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में ऐसी कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग बंदूकें बनाने में किया जाता है? ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में या 12th में। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहता है। तो जितने भी आपके गन मेटल बनते हैं, वो सॉरी जितनी भी आपकी बंदूकें बनती हैं, वह किसके द्वारा बनाई जाती हैं? गन मेटल के द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप सभी लोग इस कंटेंट को, यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप सभी लोग बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लोगों के पास तक पहुंचाएं। आपको यहाँ कंप्लीट साइंस करवाई जाएगी फॉर सीटेट एंड यूपीटेट। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला भी है। जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आता है तो आपकी और अच्छे से प्रॉपरली दिन में हो सकता है 1 नहीं 2 क्लासेस को कर दिया जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। देखिए हमारे पास जो है वह क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन रखा है CuSO4, और इसमें किसकी कील को डाल रहे हैं? आयरन की कील, यानी कि लोहे की कील को डाला जा रहा है। तो हमने कहा कि आयरन को डाल रहे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हरा पड़ जाता है। यस, तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, अब इसका जो रंग है वह आपके पास ब्लू कलर है और धीरे धीरे यह कैसा पड़ जाता है? हरा पड़ जाता है। बिल्कुल बात सही है। और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, यह उदाहरण है। तो देखिएगा यहाँ होता क्या है कि जो आयरन है, आयरन आपका कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो जब यह आयरन आपका कॉपर से अधिक सक्रिय है तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि आयरन जो है वह कॉपर को विस्थापित कर देगा, और जब यह कॉपर को विस्थापित करेगा तो आपका बन जाएगा FeSO4, जो कि आयरन का सल्फेट होता है। वह आपका हरे रंग का होता है और यहाँ से कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डिस्प्लेस होने पर यह कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यह जो अपक्रिया है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया कहलाएगी। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया कहलाएगी। तो चलिएगा आइए देखते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट जो अपक्रिया है, तो विघटन क्रिया ये तो होगा नहीं, विस्थापन भी अपक्रिया नहीं है। यह कौन सी विस्थापन अपक्रिया है? और रिडॉक्स अपक्रिया का आपको साथ में दिया गया है। तो देखिए आपको बताते चलें, यहाँ आयरन जो है वह सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ आयरन आपका कैसे है? सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में जितने भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह 0 होता है। जबकि यहाँ जो आयरन है आपका, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है? +2 हो गया है। तो मतलब कि 0 से +2 का जाना आपका किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका है? ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर। और अगर यही बात हम आपसे करें कि जो कॉपर है, कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +2, और यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि यहाँ पर यह सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो +2 से आपका 0 जाना किसका उदाहरण है? अपचयन का। तो जब एक ही अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। अर्थात इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि अधातु ऑक्साइड होते हैं। यस, अभी आपको बताया गया था, जस्ट यहाँ थोड़ी बहुत हमसे मिस्टेक भी हुई थी। तो यहाँ आप लोग कमेंट करेंगे कि अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं। जल्दी से कमेंट करिएगा। तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं प्रकृति में, बोलिएगा। अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जितने भी अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। वह नीले लिटमस पेपर को आपका कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। ओके, बहुत सही, वेरी गुड जवाब आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ मतलब कि जो खाना रखने वाले पदार्थ होते हैं उनमें जो एक पेंट किया जाता है, सतह जो होती है वह टिन से पुती रहती है। किससे पुती रहती है? टिन से पुती रहती है, ना कि जस्ते से। आइए ऑप्शन देखते हैं। जो जस्ता जैडन होता है वह टिन से अधिक क्रियाशील है। तो आप देखिएगा, सेकंड है जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टिन से महंगा होता है। ये तो देखिए ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो आप एक बार एक काम करिएगा, उसको बनाइएगा जो आपको बताया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और आइए वहां से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। ये क्या बना दिया? आयरन माइंड में दसा हुआ है लोहे की कील। आपको कुछ इसी प्रकार से तो बताई गई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई गई थी, तो इसमें क्या होगा आपको देखना है क्या, कि जो आंतरिक सतह है वह किससे पुती हुई है? आपकी टिन। टिन क्या होता है? आपका एसएन होता है। क्या होता है? एसएन होता है। और वह आपसे ये बोल रहा है कि यह जो है वह किससे नहीं पुती होती? जिंक, यानी कि जस्ते से। तो आप देखिएगा एक बार, जो जस्ता आपका रखा है वो ये रखा है, और जो आपका टिन रखा है वो ये रखा हुआ है। तो आप देखिएगा कि जो टिन का स्थान है वह जस्ते से कैसा है? नीचे है। आपको बताया गया था जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते रहेंगे तो हमारी क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता कम होती जाती है, यानी कि रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो यहाँ जो है वह टिन की रिएक्टिविटी कैसी है? कम है। अर्थात जो आपका एसएन है वह जिंक से कम क्रियाशील है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। यस, जो जस्ता है वह टिन से कैसा है? अधिक क्रियाशील है। बिल्कुल बात सही है। तो ये ऑप्शन सभी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कब पूछा गया था आपका? यह आपका पूछा गया था सीटेट जून 2011 में। एक पेपर होगा होगा जो आपका, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन था। आइएगा और आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके मेटल एंड नॉन मेटल से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा एक बार इनको। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषण की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं, पर उनका भार काफी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। देखिए यहाँ से आपको एक बात ये पता चल रही है कि कभी भी आप अपने सोने की चमक को वापस लाने के लिए किसी भी ज्वेलर्स के पास ना जाएं, क्योंकि अभी मैं जब आपको इसका आंसर दूंगा तो इसको आपका जब आंसर देंगे तो आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे कि इसके आंसर से होगा क्या। देखिए आपकी तो चमक वापस आती जा रही है, लेकिन वह जो ज्वेलर्स होता है जिस भी वह सॉल्यूशन में डालता है उसको, तो उससे होता है क्या, जो भी आपकी ज्वेलरी होती है उसका वजन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप गए किसके लिए थे? चमक वापस कराने के लिए। लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आपको वह ना तो बताता है और ना आपको पता चल पाता है कि आपकी जो ज्वेलरी है उसका जो क्या बोलेंगे भार है, मास है, उसका कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेट जो है उसका क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि कभी भी इस चीज को ना करें। तो इसमें अभी आपको बताया गया था, क्वेश्चन करवाया गया था, तो इसमें क्या डालते हैं हम लोग, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण डालते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अम्लराज के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया नाम देते हैं इसको। तो यही आपका एक्वा रेजिया होता है, या इसी को हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल वाटर कहते हैं, शाही पानी भी यही कहा जाता है। जिसमें हम लोग सांद्र HCl के 3 मोल लेते हैं, HCl के हम लोग कितने मोल लेते हैं, सांद्र HCl के, तो सांद्र HCl के हम लोग 3 मोल लेते हैं, जबकि सांद्र HNO3 का हम लोग कितना मोल लेते हैं, केवल 1 मोल लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का कितना अनुपात लिया जाता है, तो वह है 3:1 का अनुपात लिया जाता है। आइए थोड़े और क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में घटक के रूप में अधातु होती है, बोलिएगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर देता हूं पीडीएफ में से, तो ये क्वेश्चन मैं आपको SW में दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि वह कौन सी मिश्र धातु है जिसमें आपका अधातु पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो आपका, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्यों। फास्फोरस आपका क्या है, अधातु है। क्या है, फास्फोरस आपका एक अधातु है, और जो फास्फोरस से बहुत अधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। तो यह बहुत अधिक क्रियाशील है, मतलब कि यह वायु के साथ अपक्रिया तुरंत कर लेता है। किसके साथ अपक्रिया कर लेता है, वायु के साथ यह तुरंत अपक्रिया कर लेता है। तो अगर फास्फोरस को वायु के साथ डाल दिया जाए तो यह फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड बना लेता है, और जब यह फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड बना लेता है तो इसमें एक चमक उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इसको कहाँ प्रिजर्व रखा जाता है, तो इसको प्रिजर्व रखा जाता है कहाँ, वाटर में। तो किस लिए रखा जाता है, जल शुद्धिकरण के लिए नहीं, जल को मृदु बनाने के लिए नहीं, ऑक्सीजन से इसके संपर्क को रोकने के लिए। यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह है थर्ड ऑप्शन, यानी कि सोलवे का जो आंसर होगा वह आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर इज, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। अभी आपको बताया गया था धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वह कैसी प्रकृति के होते हैं, सॉरी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं ये। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइएगा आगे की ओर और देखते हैं, थोड़े और तो आपके सवाल बचे हुए हैं। अरे अभी तो काफी सवाल हैं, आज एक और लेक्चर इसका लेना पड़ेगा। चलिएगा तो फिर 18 सवाल को देखते हैं कि 18 सवाल आपका क्या है। एटीन सवाल है, निम्न में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो हमें ऐसा चुनना है कि जो आपकी कैसी पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो होती हैं आपकी, ये प्लेटिनम लिखा है, यहाँ प्लेटिनम लिख गया है, सभी लोग सही कर लेंगे इसको। प्लेटिनम है, क्या है, प्लेटिनम। तो जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है, यानी कि सिल्वर एजी होता है, गोल्ड आपका एयू होता है, एंड प्लेटिनम आपका पीटी होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो अभी पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस हैं, तो और क्वेश्चंस को हम लोग कल करते हैं। आज आपके हमने 18 सवाल करवाए हुए हैं, ऐसी समथिंग 18 के समथिंग और इसमें सवाल रखे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को यदि ये कंटेंट बहुत ही पसंद आ रहा हो तो सभी लोग एक बार शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचाइएगा, और हर एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं पुनः कल इसी टाइम पर 8 बजे। आप सभी लोग लाइव देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। कभी कभी एक बात